नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी आपका विषय अध्यापक कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम भूगोल का भाग पढ़ रहे हैं। भूगोल का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, खाद्य सुरक्षा यानी कृषि में जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आज क्या पढ़ेंगे, खाद्य सुरक्षा। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? खाद्य सुरक्षा इसका चौथा भाग है। देखिए, आप सभी जानते हैं भोजन शरीर के लिए अनिवार्य रूप है। आप सभी जानते हैं भोजन के बिना आप रह सकते हैं बच्चों, क्योंकि भोजन हमारी शरीर की एनर्जी प्रदान करने वाला साधन है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं। अब ये खाने की चीज़ें जितनी भी उनकी सुरक्षा होनी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, इसमें हमें आधारभूत पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? जिनसे हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान होती है। अगर हम भोजन खाए जाएं और उसमें पोषक तत्व हो ना, तो हमारी बॉडी का कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर हम पानी पी रहे हैं, हम भोजन खा रहे हैं, कोई भी सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, अगर उसके पौष्टिक तत्व भी नहीं है, पौष्टिक आहार अगर उसे हम ना कहें, तब तक हमारी बॉडी को लाभ नहीं होने वाला है। कहते हैं देश के हर नागरिकों को न्यूनतम पोषण स्तर का भोजन उपलब्ध होना ही खाद्य सुरक्षा है। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी देश के अंदर नागरिक हैं, सभी नागरिकों लिए न्यूनतम पोषण यानी ऐसा भोजन जिससे शरीर को पोषण मिले, ऐसे भोजन का सुरक्षित होना जरूरी है। उसे खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। जनसंख्या के जिस हिस्से को यह प्राप्त नहीं होता, उसे खाद्य सुरक्षा से वंचित माना जाता है। अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई जनसंख्या ज़्यादा है, उसके आधार पर सभी लोगों को अवश्य कहते हैं कि सभी लोगों को पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो सकते, पोषण वाला भोजन प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसे व्यक्ति को वंचित माना जाता है, वो लोगों के पास भोजन नहीं पहुंच पाता है। हमारे देश के कई अविकसित राज्यों में व्यापक निर्धनता है। आपने देखी होगी बहुत ज़्यादा निर्धनता है, गरीबी है। यहाँ वैसी जनसंख्या अधिक निवास करती है, बहुत सारी जनसंख्या रहती है जो खाद्य सुरक्षा से वंचित है, जहाँ पर पोषक तत्व वाला खाना नहीं मिलता है। देश के कई भाग प्रकृति आपदाओं से प्रभावित रहते हैं तथा कई क्षेत्रों में अनिश्चित खाद्य आपूर्ति की अधिक संभावनाएं बनी रहती हैं। सरकार ने देश के सभी वर्गों के लिए खाद्य उपलब्धता को प्रभावी बनाने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की संरचना की है। यानी एक ऐसा विभाग बनाया जिसमें खाद्य सुरक्षा प्रणाली को सही तरीके से कार्य किया जा सके। इसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है, जिसे पीडीएफ तथा बफर स्टॉक निर्मित किया गया है। इसमें बहुत सारा ऐसा सामान है, खाद्य सुरक्षा वाले जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें रखा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में सस्ती दरों पर खाद्य पदार्थ तथा अन्य आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अगर हम आपको नाम बताएं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली देखते हैं, राशन बंटना। आपने राशन लेने जाते होगे, आप राशन प्राप्त करते होगे। सरकार ने राशन की प्रावधान करा रखा है, जिसमें हम गेहूँ भी लेते हैं, चावल भी लेते हैं, चने भी लेते हैं। ठीक है, पहले मिट्टी का तेल भी मिला करता था। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जो सभी को मिलनी चाहिए। इसमें जिनका कार्ड जिनके पास बना हुआ होता है उन्हें ये प्रणाली में इस आधार पर या उस कार्ड के आधार पर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, सरकार सभी को ये खाद्य सुरक्षा प्रदान कराने का कार्य करती है। कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य सामान्य तथा आम लोगों को सस्ते दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराना है। आपने देखा होगा, जो भी आप राशन लेने जाते हो, आप किसी भी डीलर के पास जब राशन लेने जाते हो, वहाँ पर बहुत कम दर में आपको खाना यानी गेहूँ आपको प्राप्त हो जाता होगा, चावल प्राप्त हो जाता होगा, बहुत कम पैसों में। कहते हैं सस्ती दरें जो होती हैं, सस्ती दरों का मतलब यही होता है कम पैसों में। ठीक है बच्चों, इससे निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी अपने लिए जरूरी खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। सरकार ने क्यों की सस्ती दरें? क्योंकि वो ये चाहती है कि निर्धन से भी निर्धन, गरीब से भी गरीब व्यक्ति भी सभी के लिए खाद्यान्न प्राप्त हो सकें। इस नीति का उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा भंडारों को बनाए रखना है। इसके लिए खाद्यान्नों में न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य एमएसपी जारी की गई। यानी ऐसा एक सरकार ने ऐसा नियम निकाला कि भाई जो भी फसल होगी, जो भी खाने के सामान होगा, उस पर एक मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, जिससे उनका भंडारण किया जा सके। भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम उसके द्वारा खाद्यान्नों के भंडारण तथा परिवहन का कार्य किया जाए, जिससे वितरण की सार्वजनिक प्रणाली को सुनिश्चित किया जा सके। कहते हैं कि जो
भंडार का मतलब होता है भंडार, जहाँ पर ही गेहूँ वगैरह रखे जाते हैं, गोदाम भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। वहाँ पर ही प्रक्रिया को किया जा सके, परिवहन के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसमें सुनिश्चित किया जा सके कि सभी को ये खाद्यान्न जो है वो सही तरीके से उपलब्ध हो सके। भारतीय खाद्य निगम किसानों में न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादन खरीद कर उसे सुनिश्चित करता है। देश भर में निगम के गोदाम बने हुए हैं, आप सभी जानते हैं, जिसमें सरकार उर्वरक, ऊर्जा इत्यादि पर किसानों को सब्सिडी प्रदान करता है। उर्वरक का मतलब होता है खाद वगैरह आदि वगैरह देता है, और उस पर क्या है सब्सिडी भी प्रदान करता है। सब्सिडी का मतलब होता है मान लीजिए किसी की कोई वस्तु ज़्यादा है, कीमत की है, तो कुछ सरकार भी उसमें सहयोग करती है, किसानों से आसानी से खरीद लेता है। अब सब्सिडी का जो बोझ भारतीय अर्थव्यवस्था तथा राजस्व प्रतिकूल असर डाल रहा है। आप जानते हैं सरकार को देनी होती है ना सब्सिडी, इससे सरकार की आर्थिक स्थिति पर उसका जोर असर पड़ता ही है। इन्हीं सहायकों की राशियों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग चिंता का विषय भी है। कृषि में जल की उर्वरता के अविवेकपूर्ण प्रयोग में कई समस्या सामने आई हैं। जलाक्रांता, लवणता तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की लगातार कमी आई है, यानी आपने देखा होगा पानी के अंदर बहुत सारी कमी आती जा रही हैं, उसकी जो ताकतवर चीज़ें हैं वो समाप्त होती जा रही हैं, पोषक तत्व उसके समाप्त हो जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। आगे कहते हैं उच्च न्यूनतम मूल्य समर्थन निवेशों में सब्सिडी तथा FCI द्वारा जो शर्तें आधारित खरीदना देश के सस्ते प्रारूप को भी बदल दिया है। यानी सस्ते प्रारूप है, वो प्रारूप क्या है, यानी रबी की जो फसलें हैं, खरीफ की जो फसलें हैं या जायद की फसलें हैं, उनका भी पूरी तरीके से क्या हुआ, वो भी पूरा प्रारूप बदल दिया, कृषि का भी, ठीक है, फसलों का भी। FCI द्वारा MPC में उन्हें दी जाती हैं जो गेहूँ या चावल अधिक उपजाते हैं या उगाए जाते हैं। पंजाब और हरियाणा को इससे अधिक लाभ हुआ है, यानी पंजाब और हरियाणा में ज़्यादातर ये गेहूँ और चावल क्या होते हैं, उत्पादित होते हैं, इसलिए वहाँ के जो राज्य हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हुआ है। उपभोक्ता को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कहते गरीब रेखा से नीचे और गरीब रेखा से ऊपर, यानी अबव हैं कुछ बिलो हैं, यानी कुछ छोटे हैं कुछ बड़े के बारे में करते हैं। उनके कार्ड कहते हैं BPL कार्ड बनते हैं, APL कार्ड होते हैं, इस तरीके के उनके कार्ड बनाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये APL BPL कार्ड आपने देखा होंगे, पीला सफ़ेद कार्ड के बारे में आपने देखा होगा। यह वर्गीकरण कीमतों पर आधारित है जो अलग अलग है। इस वर्गीकरण में कई ऐसे लोग हैं जो उस वर्ग में रहने योग्य नहीं है, किंतु उस वर्ग का लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे गरीब तो है नहीं, पर वो गरीब वर्ग में रहकर अपना वो कार्ड बनवाए हुए हैं और उन्हें वो लाभ उठा रहे हैं। फसल खराब होने पर APL वर्ग का ही किसान BPL वर्ग में आ जाता है, किंतु वर्गीकरण की कठोरता तथा प्रशासनिक दृष्टि से परिवर्तन न होने के कारण उसे कठिन परिस्थिति का सामना भी करना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी किसान की अगर कोई फसल खराब हो जाती है, ऐसी स्थिति में बेचारा उसका कार्ड बदल भी सकता है, पर क्या होता है वो प्रशासनिक और कहते हैं ऐसे अधिकारियों के बीच में जब वो जाता है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार यदि उपयुक्त कृषि अवसंरचना ऋणों की सुविधाएं किसानों को सीधे उपलब्ध कराए तो नवीन तकनीकी प्रयोग को प्रोत्साहित करें तो जिला स्तर, प्रखंड स्तर खाद्यान्नों के पैदावार और आत्मनिर्भरता आ सकती है। गेहूं तथा चावल के उत्पादन पर जोर देने की बजाय स्थानीय स्तर पर उत्पादित होने वाली फसलों के उत्पादों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कहते हैं केवल गेहूं और चावल पर ही विशेष पर फोकस नहीं होना चाहिए सरकार का, अन्य फसलों पर भी ध्यान होना चाहिए। जो उस क्षेत्र में जो फसल ज़्यादातर उगाई जा रही है उस पर विशेष फोकस होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं इसमें, वृद्धि की संभावना अधिक हो, सिंचाई सुविधा तथा ऊर्जा उपलब्ध जैसी अवसंरचनात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देने से कृषि में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिल सकेगा। कहते हैं अगर हमें कृषि के अंदर कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो उसके अंदर बदलाव होने चाहिए, उन्हें सुविधाएं दी जानी चाहिए, चाहे सिंचाई के अंदर हो चाहे उसकी बीजों के मामले में हो, ठीक है बच्चों। सतत पोषणीयता के साथ खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और अनाजों के वाणिज्यिक प्रतिबंधों को समाप्त करने से रोजगार अवसरों में वृद्धि होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना संभव हो सकता है। कहते हैं कि अनाजों के वाणिज्य प्रतिबंधों को समाप्त करने से रोजगारों में वृद्धि होगी, यानी जब वाणिज्य विभाग होगा, वाणिज्य के अंदर जो भी खाद्यान्न ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पैदा होगा उसकी बिक्री होगी, उसमें लोगों को नौकरी का मौका भी मिलेगा, और जिससे जो उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी का जो एक कलंक लगा हुआ है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। भारत में शस्य प्रारूप परिवर्तन हो रहा है, यानी जो तीनों जो फसलें उनमें बदलाव हो रहा है। खाद्य फसलों की जगह वाणिज्य फसलों का उत्पादन बल दिया जा रहा है। फल, सब्जी, तिलहन वाणिज्य फसलों की खेती तेजी से बढ़ रही है। आप सभी देखते हैं अब जो फलों की सब्जियां वो बहुत बढ़ रही हैं, सब्जियों की जो
सब्जियां वो काफ़ी हो रही हैं। ऐसी फसल तिलहन वाली जिसमें तेल निकाला जाए वो ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि के साथ यह प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा प्रसंचिन लगी हुई है लगाती है। यानी क्या करती है, जनसंख्या में जब वृद्धि के साथ ये प्रक्रिया खाद्यान्न सुरक्षा पर क्या है, प्रश्न चिन्ह लगाती है। भाई जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्यान्न सुरक्षा हो नहीं रहा, ऐसे में प्रश्न चिन्ह लगना है। कृषि भूमि की लगातार गैर कृषि उपयोगों में परिवर्तित होने का प्रभाव स्पष्ट रूप से उत्पादकता में दिखाई दे रहा है। कहते हैं लगातार जो कृषि वाली जमीन है वो गैर कृषि के रूप में उपयोग होने लगी, उसमें परिवर्तन होने लगा, तो इससे क्या हुआ, उत्पादकता जो वो घटने लगी। भूमि की उत्पादन ने घटती प्रवृत्ति दर्शानी आरंभ की। उर्वरक, कीटनाशकों तथा पीड़कनाशक की रसायनों ने मृदा उर्वरक को कम कर उत्पादकता में ह्रास की गति दी। यानी ऐसी बहुत सारे कारण भी बने मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर, जो कीटनाशक दवाइयाँ भी हैं, बहुत सारे रासायनिक दवाइयाँ भी हैं, जिससे मृदा उनकी क्या हुई, वो जो ताकतवर जो मिट्टी है वो क्या हुई, धीरे धीरे वो समाप्त हो गई। ये भूमि निम्नीकरण के दोषी हैं। जल की कमी के कारण संचित क्षेत्र में कमी आई। कई कारण ऐसा भी देखने को मिला कि जल की समस्या के कारण भी हुआ। अक्षम जल प्रबंधन से जल आक्रामकता तथा जल लवणता की समस्या तेजी से बढ़ गई। पर जब सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ऐसी स्थिति में ये समस्या बढ़नी थी। दंड आरेख की सहायता से खाद्यान्न उत्पादन की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। 5 वर्षों में इस प्रवृत्ति के कारण का पता लगाइए। यानी कहते हैं कि 5 वर्षों में इस प्रवृत्ति के कारणों का आप पता लगाइए कि किन किन कारणों से खाद्यान्न उत्पादन में जो समस्या आ रही है वो क्यों आ रही है। ठीक है बच्चों, कहते हैं सरकार द्वारा किसानों की मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का दुष्परिणाम भूमि निम्नीकरण के रूप में आया है। किसानों द्वारा जल संघन फसलें उगाने के लिए अत्यधिक भूमिगत जलों का दोहन किया है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज करने लगे हैं। कम वर्षा वाले पंजाब हरियाणा में चावल और महाराष्ट्र में गन्ने की खेती इसके उदाहरण है। इससे भूमिगत जल संग्रह का भंडारण कम होता है। भाई कहते हैं पंजाब और हरियाणा में जो चावल उत्पादन हो रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र में गन्ने का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पर पानी की कमी देखने को मिल रही है। इससे सीमांत तथा छोटे किसान प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उन कुएं और जल स्रोत सूख जाते हैं। भाई जब कोई ट्यूबवेल के माध्यम से, किसी समरसेबल के माध्यम से वो अपनी खेती करता है तो बराबर में उनके जो ट्यूबवेल हैं वो क्या हो जाता है, उनकी जो कुएं हैं वो क्या है, सूख जाते हैं। बड़े किसान गहरे नलकूपों के माध्यम से तब भी जल उत्कृष्ट करने में सक्षम होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने कुएं को गहरा करा लेते हैं, अपने नलकूपों को गहरा करा लेते हैं। किंतु अन्य किसान ऐसे नलकूपों को नहीं लगा पाने के कारण अपनी समस्या का सामना करना पड़ता है। वो अपने वाटर लेवल को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लेकर जा सकते क्योंकि उनके पास पैसे की समस्या आती है। जो अमीर किसान होता है वो इस कार्य को कर लेता है। अपर्याप्त भंडारण सुविधा तथा बाजार के अभाव से भी किसान कृषि से विमुख होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें कृषि का कुछ भी जानकारी जब नहीं रहती, वो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो अपनी समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं, तो वो किसान क्या हो जाते हैं, उनसे विमुख हो जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं। किसान उत्पादन तथा बाजार की अनियमितता से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इससे दोहरा नुकसान होता है। नंबर 1, कृषि लागत में वृद्धि तथा खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए संघर्ष, यानी दोनों प्रकार की समस्या का सामना किसान को करना पड़ता है। सभी किसानों की पैदावार एक साथ मंडी में पहुंचती है, जिससे उसके लिए कम खर्च करना उपभोक्ता की मानसिकता का हिस्सा होता है। प्रतिस्पर्धा के कारण किसान का कम मूल्य उत्पादन बचना होता है। छोटे किसान का संरक्षण खाद्य सुरक्षा के बिना संभव नहीं है। कहते हैं जो छोटे किसान होते हैं उनकी खाद्य सुरक्षा के बिना उन्हें बचाना आसान नहीं है क्योंकि वो अपनी फसल को सही तरीके से नहीं बेच पाते इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, आगे हम इसके बारे में जो बचा हुआ है जिसका भाग है, यानी कौन सा भाग है, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।